नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश तेलंग है और हमारे एनएसडी की इस वेबिनार श्रृंखला के ये पहले चरण के आखिरी बातचीत में आपका स्वागत है। हालांकि एक चरण और शुरू होने वाला है जल्दी, लेकिन उस पर फिर बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हिंदी डिक्शन के बारे में और हिंदी डिक्शन की लेके क्या चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए और हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि गैर हिंदी भाषी अहिंदी भाषी लोगों के लिए वो चुनौतियां कोई ज्यादा हैं और हिंदी भाषी लोगों के लिए चुनौतियां वो कोई कम है। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में, भारत में, इसमें कितनी सारी बोलियां हैं, कितनी मतलब इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोस कोस पे पानी बदले और चार कोस पे बानी। ऐसे में किसी भी भाषा के एक मानक, एक एक स्टैंडर्ड उच्चारण के बारे में बात करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। बहरहाल चुनौतियां हैं, और लेकिन आज मैं हिंदी उच्चारण या हिंदुस्तानी उच्चारण के बारे में जो भी बातचीत करूंगा वो आमतौर पे अभिनेताओं के काम के लिए होगी। अभिनेता के नजरिए से करूंगा और अभिनेताओं के इस्तेमाल के लिए ही वो बातचीत का दायरा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हर जगह की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी, आप सोचिए दिल्ली में बोले जाने वाली हिंदी डेफिनेटली हैदराबाद में बोली जाने वाली हिंदी से काफी अलग और भिन्न होती है। जयपुर में बोली जाने वाली हिंदी से अलग होती है। वही हिंदी बंबई में जाके कुछ और हो जाती है, और हर जगह उसका रूप बदलता रहता है। हालांकि एक स्टैंडर्ड हिंदी है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हिंदुस्तानी डिक्शन के बारे में बात करें, हिंदी डिक्शन के बारे में बात करने से पहले हमें मूलतः डिक्शन क्या होता है इस पर बातचीत करनी चाहिए। आमतौर पे डिक्शन का मतलब जो हम लेते हैं वो ये लेते हैं कि शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण मतलब डिक्शन। मेरा ये मानना है कि डिक्शन का मतलब मात्र शुद्ध उच्चारण नहीं होता। शुद्ध उच्चारण होता है, लेकिन मात्र शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। डिक्शन का मतलब अलग अलग किस्म की ध्वनियों का आप जब क्रमवार उच्चारण करते हैं एक वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए, वो डिक्शन है। अब वो ध्वनियां किसी मानक पे सही बैठती हैं, किसी मानक पे सही नहीं बैठती हैं, वो बहुत सी चीजों पे निर्भर करता है। मैं बीच बीच में आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता रहूंगा, कुछ चित्र दिखाता रहूंगा हमारी बातचीत की सहायता के लिए, और उस दौरान मेरी नजरें आपसे हटेंगी और मैं कुछ थोड़ा सा इधर कंप्यूटर में कुछ काम करूंगा, तो मेरी नजरें हटने का से मैं पहले से माफी चाहता हूं। और लेकिन आज का विषय क्योंकि डिक्शन है, तो दिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सुनना। तो पहली मैं आपको एक सबसे पहले तो डिक्शन मूलतः क्या होता है इसके बारे में मेरा जो विचार है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं वही कह रहा था कि उच्चारण, डिक्शन का मतलब शुद्ध उच्चारण नहीं, डिक्शन का मतलब उच्चारण की कला है। कहीं ना कहीं आप अलग अलग ध्वनियों का क्रमवार उच्चारण करते हैं वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए। मतलब डिक्शन इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, but diction is art of articulating the different sounds। और एक मिनट के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो जी, अब अगर ऐसे में हम सोचें कि अगर सिर्फ ध्वनियों का उच्चारण ही
अलग अलग किस्म की ध्वनियों का उच्चारण ही अगर डिक्शन है, तो फिर शुद्ध उच्चारण के क्या मायने रहेंगे और शुद्ध उच्चारण की क्या जरूरत है। तो एक अभिनेता के तौर पे तीन चीजों का मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। वो तीन चीजें ये हैं। पहली चीज है अनंसिएशन, मतलब स्पष्टता, साफ साफ बोलने की कला, कि आप कुछ भी बोलें तो वो स्पष्ट हो, सुनाई दे। तो मुझे लगता है कि एक अभिनेता की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या किस पैमाने पे अलग अलग चीजों को बोल रहा है, वो लेकिन साफ बोले। तो पहली प्राथमिकता एक अभिनेता के तौर पे डिक्शन की कला, उसमें दक्षता हासिल करने के लिए है कि अनंसिएशन, स्पष्टता। दूसरी है प्रोनंसिएशन, शुद्धता। और तीसरी है फ्लुएंसी या कमांड, कि आपकी भाषा में कितना प्रवाह है, एक लय है, एक पकड़ है। इन तीन चीजों पे आप काम करें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि या सुना होगा कि बहुत से लोग हैं जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं लेकिन शुद्ध नहीं बोलते हैं, और बहुत से लोग हैं जो शुद्ध बोलते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं बोलते हैं। आमतौर पे ये भी लिया जाता है कि जिसको भाषा का ज्ञान होता है उसे उच्चारण का ज्ञान भी होता है, लेकिन ऐसा हमने कई बार देखा है कि कई लोग होते हैं जिनका भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका बहुत अच्छा लेखन होता है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उच्चारण उतना स्पष्ट और शुद्ध नहीं होता है। ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो मेरा ये मानना है कि भाषा का ज्ञान और उच्चारण का ज्ञान में जरूरी नहीं है कि तालमेल हो, और अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक अभिनेता के तौर पे हमें भाषा पे भी पकड़ चाहिए और भाषा के उच्चारण पे भी पकड़ चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बचपन की बात बताता हूँ कि हमारे जो राजस्थान में पला बढ़ा हूँ मैं, तो राजस्थान में हमारे जो गुरुजन थे उन्होंने हमें हिंदी बहुत अच्छी सिखाई। उन्होंने हमें वर्णमाला अच्छे से सिखाई, उन्होंने हमें व्याकरण अच्छे से सिखाया, भाषा के अलग अलग शब्दों का प्रयोग और भाषा किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से पढ़ी जाती है, साहित्य से हमारा साबका करवाया। लेकिन उनका उच्चारण राजस्थानी तरीके का ही होता था। जैसे कि मैं अगर वर्णमाला ही बोल के दिखाऊं तो हमें जो वर्णमाला सिखाई गई वो सही वर्णमाला सिखाई गई, लेकिन वो उच्चारित करते थे हम लोग बचपन में कै खे गै घै, अब ए बोलते थे को। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अक्षरों में आप पाएंगे, बहुत सारे उच्चारणों में आप पाएंगे कि वो अलग अलग आता है। इसके अलावा एक तो एक अभिनेता के लिए उच्चारण का पैमाना क्या होना चाहिए, फिर वो क्या बोले। तो उच्चारण का पैमाना मुझे लगता है कि ये जो तीन चीजें हैं इन पे निर्भर करता है कि आप कौन सा चरित्र अदा कर रहे हैं। वो चरित्र कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या हिंदी माध्यम से पढ़ा लिखा है या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा है या किसी और स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़ा लिखा है, वो किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता है, उसमें भी बोलने का फर्क पड़ता है। वो कितना बड़ा है, क्या उम्र है, उसमें भी बोलने का फर्क आता है। वो किस जगह से आता है, स्थान और काल, और किस समय से आता है। आप देखेंगे कि भाषा अलग अलग काल में, अलग अलग वक्त में अपना रूप बदलती रहती है, उच्चारण का भी रूप बदलता रहता है। इस तरह से अगर आप कोई भी उच्चारण का पैमाना अभिनेता के तौर पे आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो शायद उच्चारण क्या करना है मुझे इस चरित्र को अदा करते हुए, इस नाटक में, इस किसी भी माध्यम में अगर मैं काम कर रहा हूँ, फिल्म में, सीरियल में या नाटक में, तो इन तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे कि वो चरित्र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, स्थान कौन सी जगह से आता है वो, और क्या है, और कौन से समय की बात कर रहा है। अब ये तो जरूरतों की चीजें हो गई कि तीन आपके लिए दक्षता हो गई,
कि एनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी और कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा क्या पैमाना होगा, तो चरित्र, स्थान और काल हो गया। लेकिन अब इनका अभ्यास कैसे किया जाए? हमारे एक गुरु थे, वो कहते थे कि कानसेन बनना चाहिए आपको तानसेन बनने से पहले। तो पहली यात्रा तो मुझे यही लगता है कि ये होती है कि आप अपने कानों पे विश्वास, कानों को पक्का करें और जबान का अभ्यास करें। इस तरीके से आप करेंगे तो इसके लिए बहुत सारे टीचिंग मेथड्स अपनाए जाते रहे हैं। आमतौर पे जितनी भी डिक्शन की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ज्यादातर एक्सरसाइजेज रिवॉल्व करती हैं जिसको कहते हैं ना कि एनंसिएशन पे, स्पष्टता पे। डिक्शन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो स्पष्टता पे अधिक है, एनंसिएशन पे अधिक है, प्रोनाउंसिएशन पे कम है। तो प्रोनाउंसिएशन सही जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर प्रोनाउंसिएशन पे पकड़ लाने के लिए उसको कानों पे सही सुनना, सही और गलत का फैसला हमारे कान कर पाए और हम अपने कानों पे विश्वास कर पाए। ऐसा क्या होगा जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं? तो मैं एक बार आप को इस चीज से मुक्त करवाता हूँ, इस स्क्रीन से, और मैं खुद पूरा प्रकट होता हूँ। जी, मेरे ख्याल से आप लोग कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पुराने जो मैंने बातें की वो स्क्रीन आप पता नहीं कितनी देख पाए या नहीं देख पाए। तो मैं मेरे ख्याल से आप लोगों तक वो नहीं पहुंची थी मेरी बातचीत में। मैं जल्दी से उनको दोबारा से कवर करता हूं और जल्दी से मैं पहुंचता हूं कि डिक्शन सिर्फ शुद्ध उच्चारण नहीं बल्कि वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए ध्वनियों का क्रमवार उच्चारण है। और एक अभिनेता के तौर पे एक डिक्शन अच्छा सीखने के लिए हमारे अंदर 3 चीजों की कमांड होनी चाहिए। वो कमांड के लिए चीजें जरूरी है: एनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कमांड। मतलब कि एनंसिएशन मतलब स्पष्टता, साफ साफ बोलना, और प्रोनाउंसिएशन मतलब शुद्धता, और फ्लुएंसी या कमांड मतलब प्रवाह और पकड़। अब उच्चारण का पैमाना क्या होगा, इसके बारे में 3 चीजें अभिनेता अगर ख्याल रखे कि चरित्र, सबसे पहले वो चरित्र कहाँ का आता है, कौन से स्थान से है और कौन से समय की बातचीत की जा रही है। ये अभी तक मैंने बातचीत की थी। अब मैं वापस आपके सामने आके मतलब ये जो शेयर कर रहा था उस स्क्रीन के अलावा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये पाया और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जितनी भी डिक्शन की एक्सरसाइजेज होती हैं वो ज्यादातर एनंसिएशन के लिए होती हैं, स्पष्टता के लिए होती हैं, अपनी जबान का अभ्यास करने के लिए होती हैं। लेकिन जबान क्या सही जगह पे जा रही है, जबान क्या सही उच्चारित कर रही है, इसका आभास कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एनंसिएशन के अलावा प्रोनाउंसिएशन की कुछ एक्सरसाइजेज, मतलब स्पष्टता के अलावा शुद्धता की समझ पैदा करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहली सीढ़ी है फोनेटिक्स, ध्वनि विज्ञान। कि फोनेटिक्स के जरिए आप ये समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, क्योंकि ध्वनि विज्ञान बातचीत ही यही करता है कि कैसे। उसे समझने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करूंगा कि आप 2 सेकंड के लिए अगर आप अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ सुने, तो शायद मैं अपना जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं उसको मुझे आप सब लोगों तक पहुंचाने में सहायता होगी। प्लीज कुछ चंद पलों के लिए अपनी आंखें बंद करें और मैं एक ध्वनि यहां पर निर्मित करूंगा और उसे सुनिएगा। प्लीज आंख बंद करें। जी, आंख खोल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर लोगों ने आंखें बंद की होंगी। बहरहाल जिन्होंने नहीं की है उन्होंने देख लिया होगा कि मैंने ये एक कुछ ध्वनि आई थी, उस ध्वनि का निर्माण किस तरीके से किया था। लेकिन जिन्होंने आंखें बंद थी उनसे मैं अगर पूछना चाहूंगा कि ये ध्वनि जो खटाक से कुछ आवाज हुई थी वो कैसे निर्मित हुई थी,
तो आप अलग अलग अंदाजे लगा सकते हैं कि शायद मैंने ताली मारी थी, या किसी किताब पे अपना हाथ मारा था, या कोई डब्बा जमीन पे या मेज पे पटका था। बहरहाल मैंने अपने मोबाइल को अपने हाथों पे मारा था। तो जो ताली की आवाज है और मोबाइल को अपने हाथों पे मारने की आवाज है, इन दोनों की आवाज में फर्क है। लेकिन अगर हमने आंखें बंद कर रखी है, तो ये आवाज कैसे पैदा हुई, ये हमें क्या है कि समझाना मुश्किल हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। यार ये दो लकड़ियों को मिलाने से आवाज बनी है, या दो हथेलियों को मिलाने से आवाज बनी है। फोनेटिक्स आपको ये समझाता है, क्योंकि जो भी ध्वनियों का निर्माण होता है वो हमारे मुंह के अंदर होता है। और जब मुंह के अंदर ध्वनियों का निर्माण होता है, तो अंदर क्या क्या कार्यकलाप हो रहा है, कैसे घटनाक्रम चल रहा है, ये क्या कहते हैं, हमारे लिए समझना हमेशा जरूरी नहीं होता है। वो सिर्फ आदत का हिस्सा होता है। वो अगर हमें उन्हें करेक्ट प्रोनाउंस करना है, करेक्ट उन ध्वनियों को उच्चारण करना है, तो क्या चीज से टकरा रही है, किस गति से टकरा रही है, किस हिसाब से टकरा रही है, कम टकरा रही है, रगड़ रही है, क्या हो रहा है, इसका आभास होना चाहिए। ध्वनि विज्ञान हमें यही सिखाता है। अब ध्वनि विज्ञान के जो बाकी चित्र और स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक और चीज मैं आप पे बात करता हुआ चलूंगा। वो ये कि एक चीज हम कहते हैं मौलिक ध्वनियां, स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड से मतलब डायलॉग की साउंड्स नहीं, स्पीच साउंड्स फोनेटिक्स में कहते हैं मौलिक ध्वनियों को। जो मौलिक ध्वनियों मतलब अगर हम कोई भी शब्द बोलते हैं, उसके अणु परमाणु अगर हम निकाल लें, तो वो मौलिक ध्वनियां हैं। उन मौलिक ध्वनियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स के जरिए, वर्णमाला के जरिए हम उन मौलिक ध्वनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मौलिक ध्वनियां कहलाती हैं फोनेम्स, और जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कहलाता है ग्राफीम्स। तो ये जो फोनेम्स और ग्राफीम्स के बीच का जो नाता है, वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर पढ़ के अभिनय करते हैं, चीज लिखी हुई चीज को पढ़ के करते हैं, और इवन अगर हम पढ़ के ना भी कर रहे हो तो कुछ सुन के लिख के भी करते हैं। तो ये नाता फोनेम्स और ग्राफीम्स का पहले समझना जरूरी है। और मौलिक ध्वनियां क्या होती हैं, इस पे और जरा सी बात करना चाहूंगा। बच्चा जब पैदा होता है, तो सबसे पहले जो साउंड्स निकालता है वो भी स्पीच साउंड्स ही होती है, मौलिक ध्वनियां ही होती हैं। और बच्चा सबसे पहले जो मौलिक ध्वनियां सीखता है, वो ज्यादातर स्वर होते हैं, क्योंकि स्वर ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनके लिए ज्यादा जबान को और दो चीजों को टकराने और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे करके बातचीत करता है। उसके बाद बच्चा जो बोलना शुरू करता है, जिन मौलिक ध्वनियों का निर्माण करके मुंह से खेलता है और एक्सप्लोर करता है अपनी जबान को, अपने पूरे आर्टिकुलेटरी सिस्टम को, वो दूसरे किस्म की ध्वनियां होती हैं बाइलेबियल साउंड्स, मतलब द्विओष्ठीय ध्वनियां, जो दोनों होठों को मिलाने से बनाई जाती हैं, क्योंकि वो स्वरों के बाद सबसे आसान बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। तो वो ध्वनियां जैसे पफा बभा म, बाइलेबियल साउंड्स। तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके नाम हमेशा बाइलेबियल ध्वनियों से होते हैं, माँ, बा, पापा, मामा, क्योंकि बच्चा वो बाइलेबियल ध्वनियों को बहुत आसानी से प्रोनाउंस कर पाता है। तो बच्चा अपने करीबी लोगों को बुला पाए, शायद इसी वजह से जो करीबी रिश्तेदारों के नाम बने हैं वो बाइलेबियल ध्वनियों से ही हैं। और इवन हम लोग जो बच्चे को खाने पीने की ज्यादातर जरूरतें होती हैं, उनके भी दूसरे नाम रख देते हैं जो कठिन नाम हो। लेकिन जैसे दूध है, अब दूध बोलने के लिए वो बहुत कुछ उसको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हमने दूध का नाम भी कई जगह रख देते हैं मम्मम, मम्मम। तो बच्चा क्योंकि उसको प्रोनाउंस कर पाएगा, क्योंकि बाइलेबल ध्वनियों को एक्सप्लोर कर चुका है वो, इसलिए हम उसका नाम भी ऐसे रख देते हैं चीजों को, पप्पा और मम्मम और ऐसी चीजें, ताकि बच्चा आसानी से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाए, बेसिक सर्वाइवल की चीजें कर पाए। तो ये है। इसके बाद अब ये तो एक मोटे तौर पे
ध्वनि विज्ञान की बातचीत हुई, जो भाषा विज्ञान का एक हिस्सा है। इस ध्वनि विज्ञान में हर भाषा के लिए अलग अलग नियम और अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक मौलिक ध्वनियां हैं, स्पीच साउंड्स हैं, वो सारी भाषाओं में बहुत सारी मौलिक ध्वनियां कॉमन हैं और बहुत सारी ध्वनियां ऐसी हैं जो उस भाषा की खास हैं। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम हिंदी और हिंदुस्तानी पे बात कर रहे हैं और जिसकी लिपि देवनागरी है, तो हम देवनागरी लिपि पे चलते हैं, क्योंकि वो हमारी हिंदी बोले जाने वाले जो ध्वनियों के अणु परमाणु के रूप हैं, मौलिक ध्वनियां हैं, उनका, उन फोनिम्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है देवनागरी स्क्रिप्ट। तो मैं फिर से आपको उस स्लाइड की तरफ ले जाता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, इसके लिए मुझे आप माफ करते रहिएगा, बीच बीच में नजरों से चुराने के लिए। इससे पहले मैं एक स्लाइड और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यही समझने के लिए कि जब मौलिक ध्वनियां फोनिम्स ग्राफिम्स का रूप लेते हैं तो कई तरह की मुश्किलें और रुकावटें भी आती हैं। जैसे कि हम, चूंकि अभी हमारी बातचीत में ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा से वाकिफ हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी का उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। तो इंग्लिश में जैसे कहा जाता है कि 44 स्पीच साउंड्स हैं, मतलब 44 मौलिक ध्वनियां हैं, और उन फोनिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 लेटर्स हैं उस अल्फाबेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन 44 ध्वनियों को का जिम्मा इन 26 कैरेक्टर्स के पास है, इन 26 लेटर्स के पास है। लेकिन हिंदी में जितनी मौलिक ध्वनियां हैं उतनी ही वर्णाक्षर हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी की वर्तनी, हिंदी की स्पेलिंग ज्यादा आसान है, और हिंदी को ध्वन्यात्मक भाषा इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी एक फोनेटिकल लैंग्वेज है। अंग्रेजी में इसीलिए हमें स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है। जहां तक अंग्रेजी में भी आप देखें, 26 में से भी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं, लेकिन 5 वॉवल्स के कांधे पे जिम्मेदारी है 18 वॉवल साउंड्स को रिप्रेजेंट करने की। इसलिए हम अंग्रेजी की स्पेलिंग्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक ही अल्फाबेट बार बार अलग ध्वनि के रूप में आ रहा है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। देवनागरी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही ज्यादा ध्वन्यात्मक है, फोनेटिकल लैंग्वेज है। जैसे कि ध्वनि विज्ञान के हिसाब से देवनागरी लिपि वो है, और ये हमारे डिक्शन सीखने के अभ्यास में बहुत सहायक होती है। तो अभी मैं, देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि है। अब मैं चलता हूं स्वर, और एक बार आपको स्वर भी, स्वर हमारे 13 स्वर हैं। कुछ अधिक हुआ करते थे पहले, लेकिन आज की जो हमारी स्टैंडर्ड हिंदी है उसमें अभी भी 13 स्वरों का समावेश है। और ये 13 स्वर आप पढ़ सकते हैं, जो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, या आई, ओ या औ, अंग और अह। अब मैं पहले इनको थोड़ा सा डिटेल में बताने से पहले मैं एक बार व्यंजन पे भी जाता हूं, और ये व्यंजन है हमारे। उस व्यंजनों में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प। और उसके बाद अलावा अन्य अक्षर हैं, यर अलावा, और श के 3 प्रकार, और ह, और संयुक्त अक्षर क्षत्रज्ञ। अब वापस मैं स्वरों पे आता हूं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्वर और व्यंजन में फर्क क्या है। स्वर और व्यंजन में फर्क यह है कि व्यंजन का निर्माण हमेशा किन्हीं 2 चीजों के आपस में टकराने या उनके घर्षण से होता है, जबकि स्वरों का निर्माण बिना किसी घर्षण के होता है।
और स्वर एक फ्लो में होते हैं ना। और अभिनेता के तौर पे हमें ये ख्याल रखने के एक और स्वरों और व्यंजनों में ख्याल रखने का ये एक जरूरत है कि स्वर और व्यंजन कुछ अलग अलग चीजें प्रस्तुत करते हैं। कॉन्सोनेंट्स बड़े सॉलिड होते हैं, व्यंजन बड़े ठोस कठोर होते हैं, और स्वर बड़े लचीले और जिसको कहते हैं कि फ्लूइड होते हैं। और मैं अगर जैसे आप लेकिन सारे व्यंजन जुड़ते आपस में स्वरों के वजह से हैं। इसका उदाहरण एक 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 एनालॉजी अगर मैं प्रस्तुत करना चाहूं तो मैं ऐसे कहूंगा, मान लीजिए एक कोई लेख है, वो एक दीवार है, जो एक आलेख है, टेक्स्ट है, वो दीवार है। तो दीवार की जो ईंटें हैं वो ईंटें व्यंजन हैं, और जो उनको चिपकाने के लिए गारा लगाया गया है, सीमेंट लगाया गया है, वो स्वर है। आप देखेंगे कि जब भी हम भावनात्मक रूप में ज्यादा भावुक होते हैं तो हमारी बोलने में स्वरों का अधिक सुनाई देता है। अगर मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, रो रहा हूँ या कुछ हूँ, तो स्वर अधिक सुनाई देंगे, व्यंजन कम सुनाई देंगे। लेकिन अभी जैसे कि मैं एक इस तरह की बातचीत आपके सामने कर रहा हूँ, जो बातचीत ज्यादा क्या कहें कि थियोरेटिकल है, दिमागी है, तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे व्यंजन ज्यादा मुखर होके आपके साथ पहुंच रहे हैं। तो अभिनेता के तौर पर स्वर और व्यंजन दोनों की क्या क्वालिटीज हैं और उनसे क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए हर समय। इस बात की एक अवेयरनेस होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। इसको लेके कई सारी अभ्यास भी बनाए गए हैं, जो बीच में अगर हो पाया तो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि अभ्यास अनगिनत हैं। लेकिन अभी मैं आज का मेरा उद्देश्य यह है कि सब लोगों तक एक बेसिक डिक्शन के बारे में जो समझ है और जो उसके बारे में एक खाका आप तक पहुंच जाए। तो स्वरों पे बातचीत करने से पहले मैं जरा सा पानी पीना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा साथ दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब आप देखेंगे कि स्वर भी एक चीज, मैं फिर अंग्रेजी, क्योंकि हम सब लोग अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं ज्यादातर लोग, इसलिए मैं ये तुलना कर रहा हूँ। हालांकि हर भाषा अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये सिर्फ क्या कहें, फोनेटिकली दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए, दोनों की बातचीत को समझने के लिए शायद तुलना की जरूरत पड़ सकती है। तो जो देवनागरी लिपि है उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि स्वरों को अलग रखा गया है, व्यंजनों को अलग रखा गया है, क्योंकि स्वर और व्यंजन बोलना एकदम ही अलग तरह का उसमें प्रयास लगता है। अंग्रेजी में आप देखेंगे कि स्वर और व्यंजनों को एक ही साथ रखा गया है, ए ई आई ओ यू को अलग से नहीं रखा गया है, वो सारे अल्फाबेट के अंदर ही गिनती में शामिल है, और जितने फोनेम है उतने ग्राफीम नहीं है। लेकिन देवनागरी लिपि में चूंकि वो ध्वन्यात्मक लिपि है, एक फोनेटिकल स्क्रिप्ट है, इसलिए इसमें उस तरह का ख्याल रखा गया है कि आप जब वर्णमाला सीख रहे हो तभी आप उच्चारण भी सीखें, भाषा के साथ साथ आपको उच्चारण की समझ भी हो, क्योंकि उच्चारित करना हमारे यहाँ की तो प्रथा ही सारी वाचिक रही है, लिखित तो रही नहीं शुरुआत में। तो इसलिए जो वाचिक परंपरा में आपको जो भी वर्णमाला का भी निर्माण करना है तो वो वाचन के मुताबिक ही होना चाहिए। तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट बहुत ही ध्वन्यात्मक है, इसलिए स्वर और व्यंजनों को अलग अलग रखा गया है, क्योंकि उनकी तासीर, उनका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। अब स्वर, आमतौर पे हमने बचपन में पढ़ा है कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के स्वरों में हम छोटा छोटा बड़ा, इस तरह से छोटा बड़ा करते हैं, जिसको अगर व्याकरण के हिसाब से कहा जाए तो ह्रस्व और दीर्घ कहा जाता है। लेकिन अगर आप मेरा माउस भी घूमते हुए देख पा रहे हैं तो अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर इनके बोलने में थोड़ा सा मुंह का ज्यादा खुलने का फर्क है, और इसका भी एक अलग मतलब फोनेटिकली समझाया गया है, लेकिन मैं अभी उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जो मेजर फर्क है सिर्फ उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि जबान का कर्वेचर और बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत फर्क होता है, उसका भी एक गणित है।
लेकिन अभी फिलहाल हम सब लोग बेसिक स्वरों का तो उच्चारण कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमारे डिक्शन उच्चारण में फायदेमंद साबित होंगे उस तरह की बातचीत के लिए मैं आपको सामने सिर्फ वो फर्क बता रहा हूं। जैसे जो ह्रस्व अ है उसका काल व्याकरण में कहा गया है कि एक चुटकी जितना है अ, और दीर्घ स्वर का काल 2 चुटकी जितना है आ। इसी तरह ई एक चुटकी काल, और बड़ी ई जिसको दीर्घ ई बोलते हैं उसका 2 चुटकी काल। इसी तरह से ऊ और बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ। और री, अभी हमारा री का उच्चारण काफी हद तक एक व्यंजन के जैसा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके इसका पुराने जमाने में थोड़ा सा अलग उच्चारण रहा होगा, इसी वजह से ये, और इसका मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए ये इसको यहीं पे स्थान मिला हुआ है अभी तक। अब आगे जाके आप देखेंगे कि ए, ये अब ये छोटे बड़े नहीं है उच्चारण के लिहाज से। ए, ए, ओ, औ, अंग, अ। तो ए, ए अक्सर हम लोग इनको ह्रस्व की तरह ट्रीट कर देते हैं, इससे उच्चारण में फर्क होता है। ए भी 2 चुटकी है, ए, और अब ए के उच्चारण भी 2 हैं। ये अभी हम हिंदुस्तानी में इसको ए की तरह से बोलते हैं, असली में ये संयुक्त स्वर है, जिसको कंपाउंड वॉवल है एक तरह का। ये जो आई, आई बोला जाता है, अ और ई के मिलाप से बना है ये आई, इसलिए ये भी 2 चुटकी है। ओ और औ या औ जो अभी हिंदुस्तानी में बोलने का तरीका है, वो भी 2 स्वरों के निर्माण से बना है, इसलिए वो संयुक्त स्वर है। औ, अ और ऊ के मिलने से बना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक ही मात्रा के साथ आपके सामने एक शब्द, एक अक्षर बोलता हूं, एक 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 शब्द बोलता हूं कि मैं उसे लेकर गया। अब ले को अगर मैंने 2 चुटकी जितनी इज्जत नहीं प्रदान की, तो वो सुनाई देगा मैं उसे लेकर गया। एक चुटकी में ई की तरह ध्वनि उसकी सुनाई देगी। ऐसे ही ओ को अगर मैं छोटा, मैं उस ओर गया, तो अगर मैं 2 चुटकी के बजाय 1 चुटकी की तरह से बोलने की कोशिश करता हूं, कम अवधि में बोलता हूं, तो ओ मुझे ऊ जैसा होगा, मैं उस ओर गया ऐसा सुनाई देगा। तो ये ख्याल रखने की उच्चारण में बहुत ही अत्यावश्यकता है, जो आमतौर पे बहुत सारे लोग करते हैं कि ये जो आखिरी ये 4 हैं, इन चारों का काल 2 चुटकी है, अवधि इनकी 2 है, इनको दीर्घ की तरह से उच्चारण में ख्याल रखा जाएगा। और ये जो सारी मात्राओं को जो चुटकियां प्रदान की गई हैं, वो छंद लिखने में भी काम आती है कि हर छंद में कितनी मात्राएं लगेंगी, वो इसी की गिनती से किया जाता है कि वो 1 चुटकी है कि 2 चुटकी है। तो अगर आप कोई भी छंद उठा के देखेंगे और उनकी मात्राओं की, जो मैं बोल रहा हूं कि अ के लिए 1, आ के लिए 2, ई के लिए 1, बड़ी ई के लिए 2, अगर इस तरह से आप किसी भी छंद को तोड़ के देखेंगे और अगर वो छंद के नियम के अनुसार लिखा गया होगा, तो वो इन मात्राओं की गिनती में बराबर बैठेगा, है ना? कि दोहे में 11 13 13 11 इस तरीके का होता है, या अलग अलग तरह के जो भी छंद हैं उनके नियम हैं। तो ये उच्चारण में, क्योंकि अवधि को किस स्वर को कितने काल तक बोला जाए वो है, तो वो आप चाहे गीत लिखें, वो लिखें, कोई छंद लिखें, कविता लिखें, उस और छंदबद्ध हो अगर वो, तो उसमें एक 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 वो जो लय पकड़ में आने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो स्वरों के प्रकार जो हम 2 मानते आए हैं कि ह्रस्व और दीर्घ, उसके अलावा एक स्वर और है जो हम कह सकते हैं कि संयुक्त स्वर है, आई और औ। और इसी तरह से एक स्वर और है जो संस्कृत में इस्तेमाल बहुत होता है, जिसको प्लुत बोलते हैं, वो 3 चुटकी है। जैसे कि ओम में आप बीच में देखेंगे कि 3 की तरह लिखा होता है, कई दफा एस की तरह लिखा होता है। तो ये तो रही स्वरों के बारे में एक बेसिक बातचीत। अब क्योंकि आप ये मान के चलें कि अगर स्पष्टता लानी है, तो स्वरों का सही उच्चारण बहुत जरूरी है। और आप आमतौर पे देखेंगे कि हम जो उच्चारण में गलतियां करते हैं, वो व्यंजनों में कम करते हैं और स्वरों में अधिक करते हैं।
और उससे हमारा उच्चारण ज्यादा गलत होता है। तो स्वरों का ख्याल रखना बहुत 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 आवश्यक है, और स्वरों से ही आपका प्रोजेक्शन भी आता है कि आप कितनी आवाज को स्ट्रेच कर पाते हैं, और आपका स्ट्रेस पैटर्न भी बेटर होता है कि आप गलत जगह स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं। तो स्वरों का जो बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आप किसी को भी देखें तो वो व्यंजन हो सकता है कि वो 35 व्यंजनों में से सिर्फ 2 व्यंजन ही गलत बोलता हो। कोई श को छ बोलता होगा, कोई य को ज बोलता होगा, कोई स को च बोलता होगा, तो ये गिनती बहुत छोटी होगी, या कोई श को स बोलता होगा। वो बड़ी जल्दी से पैटर्न पकड़ में आ जाएगा कि व्यंजन ज्यादा गलत नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप एक पेज पढ़ें तो सारे व्यंजन कितनी दफा आएंगे, हो सकता है कि पूरे पेज में श का एक बार भी इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन मात्राओं का इस्तेमाल हर बार होगा। तो एक मात्रा में गलती करने से आपके 10 सेंटेंसेस में बड़ी जल्दी गलतियां होंगी। तो स्वरों का पहले बहुत 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 ध्यान रखना है। इसी तरह से अब मैं व्यंजनों पे बातचीत थोड़ी तो कर ही चुके हैं, और इसको मैं थोड़ा और डिटेल में करूंगा यहाँ पे ना करने के बजाय, और मैं आगे चलता हूँ। अब हमें ये समझना है कि ये इसका जो हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम है उसको समझना जरूरी है। जो मैंने पहले उदाहरण दिया था आप लोगों को कि दो चीजों के टकराने से, और वो चीज आंख बंद करने पे दिखाई नहीं दे रही, जो जो मुंह के अंदर ध्वनियों का जिस तरह से निर्माण हो रहा है वो भी हमें कई दफा नहीं दिखाई देता है। तो वो कैसे हो रहा है ये समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो मैं थोड़ी सी नजरें मेरी उस तरफ जाएंगी, क्योंकि मैं समझाने के लिए, आप माउस को ही देखें कि ये हमारे जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम या हमारे पूरे चेहरे का ये एक क्रॉस सेक्शन है समझाने के लिए। और इसमें ऑब्वियसली ये जिह्वा, टंग है, और होठ है, और दांत है जिनका इस्तेमाल होता है, और ये ऊपर के पैलेट है, तालू है। तालू के अलग अलग हिस्से हैं, जिन हिस्सों को अलग अलग बोला जाता है कि जो दांत के पास जुड़ने पे जो उभार होता है उसको संस्कृत में वर्त से बोलते हैं, और एल्वेलर रिज कहते हैं वैसे। और उसके पीछे जो पैलेट है उसके भी पैलेट या प्री पैलेटल मूर्धन्य ध्वनिया बोलते हैं, या पूर्व तालव्य बोलते हैं। और उसके पीछे जो थोड़ा सा पिलपिला हिस्सा होता है तालू के पीछे, वो वेलर वेलम कहलाता है। तो वो साउंड्स वेलर साउंड्स कहलाती हैं, और वो सॉफ्ट पैलेटल है, कोमल तालव्य ध्वनिया है जिसको कंठ भी कहा जाता रहा है। और जो पीछे जो छोटा सा कौवा लटका रहता है, जिसको हम कार्टून फिल्मों में अक्सर देखते हैं गाना गाते हुए लोगों का, वो उसको अलिजिह्वा, छोटी जीभ भी कहते हैं, उविला उविला भी बोलते हैं। उसके अलावा फिर ये हिस्से हैं, और टंग के भी अलग अलग हिस्से हैं, टिप ऑफ द टंग, और उनका अलग अलग जगह का टच करने पे अलग अलग ध्वनियों का निर्माण होता है। और फिर नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे जाके हमारी जो पाइप है वो दो हिस्सों में बट जाता है, जो एक फेफड़ों की तरफ जाता है और एक खाने की, भोजन नली होता है, और एक श्वास नली होता है। तो जो श्वास नली होती है उसके ऊपर एक वॉल्व लगा होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, और वो एपिग्लोटिस हमारे बोलने पे खुलता है ताकि हवा निकले। और उसके नीचे वोकल फोल्ड्स होते हैं जिनको हम वाक तंतु भी कहते हैं, और वो बोलने पे ही खुलता है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा हमें बचपन में हमेशा कहते रहे हैं कि खाना खाते हुए ना बोलें, क्योंकि खाना खाते हुए बोलेंगे तो ये भी खुलेगा, और हो सकता है खाने का कोई कण आपके श्वास नली में चला जाए, जिससे बहुत खांसी और वो होता है। तो ये तो बेसिक इसका हुआ। अब अगर आप ये चित्र आप थोड़ा सा ख्याल रखें, इसी से सारी ध्वनियों का निर्माण होता है। इसकी जो ये टर्मिनोलॉजी है और ये जो चित्र है, इसकी गहनता है, इससे घबराइए मत। ये बहुत छोटी सी चीज है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, नाम है, वो बहुत घबराने के लिए आपका सबब बन सकते हैं। उनसे घबराने की जरूरत नहीं। सीधा सा है, दांत है भाई, होठ है, जीभ है, जीभ का अलग हिस्सा है, तालू है, और नाक का हिस्सा है जो कैविटी है, उससे एक अलग साउंड, नेजल साउंड्स होती है। तो ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी नॉमेनक्लेचर से ना घबराएं और समझने की कोशिश करें। तो अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि क्योंकि देवनागरी लिपि इतनी ध्वन्यात्मक भाषा है कि उसमें जो
ध्वनियां एक ही जगह से उच्चारित की जाती हैं, उन्हीं को एक ही स्थान, एक ही ग्रुप दिया गया है। तो सबसे पहले क वर्ग आता है, जो जिसको कंठ कहा जाता रहा है व्याकरण में, ध्वनि विज्ञान में, भाषा विज्ञान के तहत, लेकिन उसकी ध्वनि थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, इसलिए अभी कोमल तालव्य ध्वनि की तरह से है कि आपका रूट ऑफ द टंग जब आपके सॉफ्ट पैलेट से टकराता है तो क ख ग घ और ये पांचवा नासिक के जो ध्वनि है न, इसका निर्माण होता है। और आप ये और नोटिस करेंगे कि क के बाद क अल्प प्राण है। आप क बोल के देखिए, मैं पहले वाले को थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं, बाकी जो ग्रुप है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले वाले ग्रुप में मैं थोड़ा सा अधिक टाइम लूंगा, और बाकी ग्रुप क्योंकि इसी नियम के तहत चल रहे हैं तो सिर्फ स्थान बदलेगा लेकिन गणित नहीं बदलेगा। तो पहला है क, और वो ध्वनि का निर्माण हो रहा है रूट ऑफ द टंग का सॉफ्ट पैलेट से, कोमल तालव्य से जिह्वा के पिछले हिस्से का जुड़ने और फिर उसके बाद हटने के बाद उसके बीच से निकलने वाली श्वास से वो निर्माण हो रहा है इस ध्वनि का। और वो क है, वो अल्प प्राण कहलाता है, मतलब प्राण मतलब वायु, तो अल्प प्राण है, अनस्पिरिटेड साउंड है। मैं आप क बोल के देखिए क, तो आपको यहाँ पे कोई हवा ज्यादा महसूस नहीं होगी। और उसके बाद बोलिए ख, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके हाथ में हवा ज्यादा लग रही है, इसीलिए क महाप्राण है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी श्वास अधिक इस्तेमाल होती है, उसका एस्पिरेशन अधिक करना पड़ेगा, तो वो एस्पिरेटेड साउंड है क और ख। इसमें बहुत सारा अलग अलग भाषाओं में अल्प प्राण और महाप्राण में बहुत फर्क पड़ता है। हम ये देखते हैं कि हमारे जो भारत के निचले हिस्से, दक्षिणी हिस्से के लोग हैं, वो अल्प प्राण और महाप्राण में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है उनको, क्योंकि उनके यहाँ अल्प प्राण महाप्राण के इस्तेमाल करने का अलग तरीका है। तो हिंदी बोलते वक्त ख और क में वो बहुत फर्क करते हैं, अल्प प्राण कहाँ रखना है, कहाँ महाप्राण रखना है, इसका आभास वो नहीं कर पाते हैं, अपनी भाषा के मुताबिक करते हैं, इसलिए हिंदी भाषा में नहीं कर पाते हैं। इसलिए खाना को वो हो सकता है कभी काना, काना काया उच्चारित कर सकते हैं। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण है। इसी तरह से आप आगे जाएंगे, ग, ग ध्वनि में अल्प प्राण है, ग बोल के देखिए, नहीं आपको हवा जो लगेगी ग, और घ में अधिक हवा लगेगी। तो पहला में एच साउंड, आप ये नोटिस कीजिए, इसकी स्पेलिंग जब हम लिखते हैं, जब हम रोमन में लिख रहे होते हैं तब भी एच लगाते हैं, के एच इज ख, जी एच इज घ, तो वो एच साउंड मतलब ह, मतलब तो सिर्फ श्वास ही है, तो वो ह ध्वनि का इस्तेमाल मतलब श्वास अधिक इस्तेमाल से क का ख बन रहा है और ग का घ। तो ये पूरे पांचों ग्रुप में ये यही नियम चलेगा कि पहले का अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा नासिक्य, नेजल साउंड है पांचवी। और वो नेजल साउंड तीसरे का नेजल है। आप ग को नेजल करने की कोशिश करेंगे तो पांचवें के करीब पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इसमें अन्य को एक एक को यहाँ पर फिट कर दिया गया है फोनेटिक्स के हिसाब से, इसलिए ह को भी यहाँ कर दिया गया है, क्योंकि ह एक जिसको कहना कि अर्ध स्वर है, वो मतलब वो व्यंजन में रखा गया है लेकिन वो उसकी मात्रा कोई नहीं होती इस वजह से, लेकिन वो उसमें भी दो चीजें टकरा नहीं रही हैं, लेकिन ये स्पर्श रहित है। जो जिन ध्वनियों का निर्माण दो चीजों के टकराने से होता है उनको स्पर्शी ध्वनि कहते हैं, और जिनका ध्वनियों का निर्माण न टकराने से होता है उनको स्पर्श रहित ध्वनियां कहते हैं, प्लॉजिव और नॉन प्लॉजिव साउंड्स कहते हैं। तो ह को यहाँ पे रखा गया है क्योंकि उसमें वो ठोकर, हवा की ठोकर सॉफ्ट पैलेट में लगती हुई आती है ह, इस वजह से इसको यहाँ पर रखा गया है। और एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है अघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि, घोष ध्वनि, घोष ध्वनि। ये घोष और अघोष क्या है? वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड है। जब आप क बोलते हैं तो आपका जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करते हैं, ख बोलते हैं तब भी नहीं करते हैं, लेकिन ग बोलते हैं तब करते हैं, और घ बोलते हैं तब करते हैं। लेकिन अभी आप बोलेंगे तो आपको क ख में भी ये वाइब्रेशन लगेगा, अगर आप हाथ लगाएंगे तो क ख,
उसका कारण है क्योंकि इसमें अ स्वर का मिलाप हो रखा है, समझ रहे हैं आप, इस वजह से हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक अघोष ध्वनि बताता हूं, वो व्यंजन है, उसमें आप ये नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर ये वाइब्रेशन आपको नहीं सुनाई देगा। जैसे आप बोल के देखिए श, श में आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि श भी एक अघोष ध्वनि है, वॉइसलेस साउंड है। लेकिन श को क्योंकि बिना स्वर की सहायता के उच्चारित किया जा सकता है, इस वजह से श में आप ये आइडिया लगा सकते हैं। तो ये बेसिक है। अब ये हिंदी भाषी लोगों के लिए भी समझ की आवश्यकता है, और अगर गैर हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी पट्टी से नहीं है, आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, आप उसमें सोचते समझते लिखते पढ़ते नहीं है, लेकिन आपकी एक सेकंड लैंग्वेज की तरह से जिसको आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अभ्यास करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा सीखने के साथ साथ इस प्रकार से अगर आप उसकी इस नजर से भी उसको पढ़ें। उसके बाद च वर्ग आता है। च वर्ग में टिप ऑफ द टंग एल्विलर रिज पे लगती है, वर्त ध्वनि है। तो और बाकी नियम वो के वही रहते हैं कि च अल्प प्राण है, छ महाप्राण है, ज झ, और इसी तरह से ज को नेजल करेंगे तो पांचवें की साउंड सुनाई देगी। हालांकि ये जो पहले और दूसरे वर्ग के जो पंचमाक्षर है, वो उससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, वो उसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, वो एक नेजल साउंड के तौर पे ही आता है, इसलिए उसका इतना सही उच्चारण करने से कोई फायदा मतलब उस तरह से नहीं है, लेकिन उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि ये जो उच्चारण का तरीका है वो मैं आपको कुछ नियम और अपवाद बताते वक्त आपको समझ में आएगा कि इसको भी जानना क्यों जरूरी है। तो च और छ उसी तरह से अल्पप्राण महाप्राण और नासिक्य नेजल साउंड है, और इसमें य और श को भी रखा गया है, क्योंकि आप जिस तरह से ह में हवा की ठोकर सॉफ्ट पैलेट में लग रही थी, इसी तरह से य और श बोलते वक्त आप नोटिस करेंगे कि वो हवा की ठोकर एल्विलर रिज पे लगती है, यहाँ पे जो उभार है आपके दांतों के पीछे का वर्त से, उस पे आपको लगती है य और श की। और ये दोनों नॉन प्लॉजिव साउंड्स हैं, इनमें कोई चीजों का टकराना नहीं हो रहा है। और श जो ध्वनि है वो फ्रिकेटिव साउंड भी है, मतलब इसमें घर्षण है हल्का सा, अगर आप बोलेंगे तो इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिकेटिव साउंड है, ये घर्षण है। अगर इसको फ्रिकेटिव साउंड से हटा दूं तो ये श छ भी बन सकता है, क्योंकि टकरा जाएगा, फ्रिक्शन होगा नहीं आपस में। जो जिस जगह हमने पतला रास्ता बनाया अपनी जबान अपने पूरे आर्टिकुलेटरी सिस्टम से हवा के निकलने के लिए, वहां पे अगर रगड़ नहीं हो रही है तो। और यह को अंतस्थ ध्वनि कहते हैं, यह अप्रोक्सीमेट साउंड कहलाती है, क्योंकि यह बोलते वक्त चाहे वो हवा की ठोकर वहां लग रही है, लेकिन इसकी गूंज अंदर होती है यह इस वजह से, और क्योंकि उसी स्थान पे हो रहा है, इस वजह से इसको वहां पर रखा गया है। ट वर्ग है, उसको मूर्धन्य कहा जाता है। इस ग्रुप को मूर्धन्य मतलब बिल्कुल ऊपर दिमाग के नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा कालांतर में अभी थोड़ा सा ये खिसक के आगे आ गया है, और पूर्व तालव्य ध्वनि की तरह से हम लोग इसको उच्चारित करते हैं, प्री पैलेटल साउंड की तरह से। तो ट ठ टंग इज रोल्ड बैक, और वो टच करती है आपके पूर्व तालव्य से, आपके प्री पैलेटल स्थान से, कठोर तालु से टकराती है, ट ठ ड ढ और ण। और ये भी अल्पप्राण महाप्राण की तरह से चल रहा है। इसके साथ हमने और 4 चीजें जोड़ दी हैं, क्योंकि इनका भी वही है। आप देखिए र भी आपकी प्री पैलेटल साउंड ही है, इसलिए जो अन्य व्यंजन थे उनको यहाँ पर मैंने लगाया है, ताकि वो, क्योंकि एक ही जगह उच्चारित होते हैं वो। तो र आप देखेंगे कि र उसी जगह उच्चारित हो रहा है, टंग हल्की सी मुड़ती है और टिप ऑफ द टंग प्री पैलेट से टकराता है, लेकिन ट की तरह एक बार नहीं टकराता है, वो कई बार टकराता है। वो इसीलिए इसको ट्रिल्ड एंड रोल्ड साउंड कहते हैं, कंपित लुंठित ध्वनि कहते हैं इसको, कि ये कांपती भी है और मुड़ती भी है। तो र, तो हमारा जो र है वो अंग्रेजी के र से अलग है ना, इस वजह से, और वो भी अंतस्थ है, उसकी गूंज भी अंदर ही होती है।
इसी तरह से जो ये षटकोण वाला श है, जिसको मूर्धन्य श भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा गहरा गहरा होता है। जो श है शंकर वाला श, वो पिछले बारे में मैंने स्लाइड में आपके साथ शेयर किया था, तो वो शेयर करने से यहाँ पे ये थोड़ा पीछे गया, तो ये थोड़ा गहरा श है। हालांकि अभी आमतौर पे आप देखेंगे कि श और श का उच्चारण लगभग समान करने लगे हैं लोग। और इसके बाद ये ड और ढ के नीचे दो बिंदियां लगती हैं और ये कुछ अलग रूप लेते हैं, और ये क्योंकि गृहीत ध्वनियां हैं तो ये वर्णमाला में नहीं है, लेकिन इनको यहाँ पर डाला गया है क्योंकि ये ग्राह्य है, बाहर तो कालांतर में जुड़ी है। और ये ध्वनियां हैं जिनको बोलते हैं उत्क्षिप्त ध्वनियां, फ्लैप्ड साउंड है। आप ये नोटिस करेंगे कि ट जैसे ड बोलेंगे तो टंग सिर्फ ऊपर जाएगी, रोल बैक होगी, प्री पैलेट से टकराएगी और वहीं पे टकरा के वापस अपने आराम के स्थान पे पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊपर टकराती है, फिर वापस नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ पे टकराती है जोर से, ड़। तो लड़ाई और र उसी का महाप्राण है एक तरह से, तो र उसमें भी नीचे आके टकराती है, तो क्षिप्त ध्वनि है, फ्लैप्ड साउंड है। और जैसे हमारे राजस्थान के इलाके में इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं लड़ाई को लड़ाई बोलते हैं, लड़ाई क्यों करे भाई, है ना। तो वो राजस्थानी ने अभी तक इस ध्वनि को स्वीकार ही नहीं किया है। तो लेकिन बहरहाल ये दो ध्वनियां हैं जिनको यहाँ पे शामिल किया मैंने, क्योंकि वो इस जगह के लिए उपयुक्त थी। इसके बाद आता है त वर्ग, जो कि है डेंटल साउंड्स कहते हैं, दंत्य ध्वनियां कहते हैं इनको, त थ द ध न। उसमें भी वही नियम चल रहा है, त अल्प प्राण, थ महाप्राण, द अल्प प्राण, ध महाप्राण और द का नेजल न। इसमें दो और साउंड्स को समाहित कर दिया है, दो और स्पीच साउंड्स को, वो है ल और स। ल भी आप देखेंगे कि उसी जगह लगभग टकरा रहा है, और पार्श्विक लेटरल साउंड कहते हैं क्योंकि टंग थोड़ी पतली हो जाती है और हवा दोनों तरफ से गुजरती है उसके, तो ल की ध्वनि आती है। और स, जो सादा स हम बोलते हैं अक्सर, वो स भी फ्रिकेटिव साउंड है, वो भी घर्षण की ध्वनि है, लेकिन वो दांत के पास जीभ को ले जाने पे और उसको थोड़ी सी जगह छोड़ देने पे पैदा होती है, और वो भी घर्षण से ही निकलता है स। कई लोग स को भी प्लॉजिव बना देते हैं, तो स तो थोड़ा वैसा लगता है ना, लिस्पिंग जैसा लगता है, सादा सादा कागज, ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो वो स को आप प्लॉजिव साउंड बना रहे हैं, स्पर्शी ध्वनि बना रहे हैं, वो संघर्षी ध्वनि है, और इस तरह से ये है। उसके बाद आखिरी ग्रुप है, वो है प वर्ग, जो बाइलिबियल साउंड्स हैं, द्विउष्ठीय ध्वनियां हैं, प फ ब भ म। वही नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है, प अल्प प्राण है, फ महाप्राण है, ब अल्प प्राण है, ब महाप्राण है, और ब का ही नेजल है म, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप देखेंगे अल्प प्राण और घोष है, और सिर्फ नेजल फर्क है, इसलिए ये ब और म कई दफा रोते हुए हमें समझ में नहीं आता कि ये ब बोला कि म बोला, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो नेजल हो जाती है। अगर ब की साउंड में रोते हुए करूं तो नेजल हो गया, जुकाम के वक्त हो गया, तो वो एक ही ध्वनि प्रतीत होती है। इसके साथ एक ध्वनि को लगा दिया है मैंने, वो है व साउंड। वो दंत्योष्ठ ध्वनि होती है, दांत और होठ से व और व दो तरह से बोला जाता है, लेकिन हिंदी में व ये ध्वनि है, इसको भी यहाँ पर लगा दिया गया है। वो जो साथ में मैं चित्र बनाए हैं उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये पूरी बातचीत मैं इस अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ कि खास तौर पे नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए अगर इसकी एक साइंस समझ में आए, तो क्योंकि हम कब तक किसी के सामने पढ़ते रह सकते हैं, वो हमें टोके और हम सुधारें अपने आप को, फिर वो टोके फिर हम सुधारें, क्योंकि शब्द असीमित है, शब्द लाखों में है भाषाओं में,
हजारों लाखों शब्द है, हजारों लाखों शब्दों को याद नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्षर सीमित है। अगर आप अक्षरों का ज्ञान ले लें, मौलिक ध्वनियों का ज्ञान ले लें और उनको पक्का कर लें, तो उन्हीं के योग से तो बन रहे हैं सारे शब्द। तो आप स्वयं अपने गुरु बन पाएंगे, आप स्वयं अपने कान पे विश्वास कर पाएंगे, जबान का अभ्यास कर पाएंगे, और हमेशा किसी टोकने वाले की, हमेशा किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया से गुजरना बहुत ही सहायक होता है। अब इसमें कुछ गृहित और ध्वनियां हैं जो उर्दू से आई है, या हम कहें अरबिक, टर्किश, पर्शियन से आई हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं नुक्ते वाले अक्षर, लेकिन हिंदी में जो, हिंदुस्तानी में, उर्दू में जो इस्तेमाल आमतौर पे होते हैं वो 5 ही हैं। वो क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे नुक्ता लगने पे इनकी ध्वनियों में क्या फर्क होता है, वो किस तरह से। तो मैं फिलहाल क को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा निर्माण डिफरेंट तरीके से हो रहा है, लेकिन ख, ग, ज और फ का एक ही गणित से होता है। क्योंकि आपको, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि कुछ ध्वनियां होती हैं जो स्पर्शी ध्वनियां होती हैं, दो चीजों के टकराने से बनती है। कुछ ध्वनियां होती हैं जो स्पर्श रहित ध्वनियां होती है, और कुछ ध्वनियां होती हैं जो संघर्षी ध्वनियां होती हैं, जो स्पर्श रहित और स्पर्शी ध्वनियों के बीच की, प्लॉजिव और नॉन प्लॉजिव साउंड्स के बीच का है एक तरह से कोई रास्ता है, जो है फ्रिकेटिव साउंड्स, संघर्षी ध्वनियां हैं, वो ये है। तो अगर आप ख बोल रहे हैं, उसमें रूट ऑफ द टंग अगर सॉफ्ट पैलेट से टकराता है, उसको ना टकराएं और वहां पे घर्षण पैदा करें, संघर्षी ध्वनि बना दें, प्लॉजिव साउंड को फ्रिकेटिव साउंड बना दें, स्पर्शी ध्वनि को संघर्षी ध्वनि बना दें, तो नुक्ता लग जाता है। तो ख को अगर मैं संघर्षी बनाना चाहूं तो ख, ऐसे ही ग को संघर्षी बनाना चाहूं तो ग, ऐसे ही ज को संघर्षी बनाना चाहूं तो ज, ऐसे ही फ को संघर्षी बनाने के लिए द्विओष्ठी ध्वनि है, दोनों होठों में संघर्षी बन नहीं सकता, इसलिए इसको दंत्योष्ठ्य करना पड़ेगा, तो फ साउंड बन जाएगी। लेकिन क साउंड क्या है कि वो प्लॉजिव साउंड ही है, क का नुक्ता। तो क में क्या होता है, सिर्फ स्थान बदलता है, कि रूट ऑफ द टंग के बजाय वो छोटी जीभ से अगर टकराए, बड़ी जीभ का पिछला हिस्सा छोटी जीभ से टकराए, उवेला से टकराए, तो नुक्ता लगता है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। और नीचे मैंने खाली ऐसे ही संयुक्ताक्षरों का तोड़ लिख दिया है, क्योंकि श एक ऐसा संयुक्ताक्षर है जिसको अलग अलग जगह तरह से बोला जाता है। कहीं पे क्ष बोला जाता है, कहीं पे छ बोलते हैं, बहुत लोग क्षत्रिय बोलते हैं, और बहुत लोग ख बोलते हैं, सिर्फ ख बोलते हैं इसको। तो ये ध्वनि क और षटकोण वाले श से मिलके बनी है क्ष। और इसी तरह ज्ञ का भी अलग अलग उच्चारण होता है, कहीं महाराष्ट्र में कुछ अलग होता है, गुजरात में कहीं अलग होता है, वैदिक लोग कुछ ज्ञों की तरह से बोलना चाहते हैं, आर्य समाज के लोग कुछ अलग तरह से संस्कृत पढ़ते वक्त इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन आमतौर पे जो मान्य है वो ग और य है। इसी तरह से द्य है, ये द और य है, विद्यालय, विद्युत में जो इस्तेमाल होने वाला संयुक्ताक्षर है। अब इसकी शक्ल बेचारे की मिलती है ध और ध से, तो बहुत से लोग विद्यार्थी बोलते हैं, मैंने सुना है, क्योंकि इसकी शक्ल ध से मिलती है। इसकी शक्ल मिलती है भाई, लेकिन ये वो नहीं है, ध्वनि थोड़ी सी अलग है, तो विद्यार्थी। इसी तरह से और कुछ संयुक्ताक्षर जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो त्र, श्र और प्र है, उनको भी त और र से मिलके बना है, और इस तरीके से ये हुआ है। और मैं अभी जरा स्टॉप शेयरिंग करता हूं और अब आप लोगों के सामने आता हूं। तो ये बेसिक है, लेकिन अब इसके अलावा भी हिंदी के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि लिखो जैसी पढ़ो वैसी, मतलब जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी या कुछ अन्य भाषाओं में स्पेलिंग और उसमें फर्क होता है, लेकिन हिंदी में भी बहुत से अपवाद हैं जो थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक अभिनेता के तौर पे मुझे लगता है कि सारे अंचलों की हिंदी और स्टैंडर्ड हिंदी को सीखने से बहुत मुश्किल है, वो एक हमेशा की सतत प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल
मैं यही कहना चाहूंगा कि हम 3 तरह की भाषाएं आमतौर पे बोलते हैं, नाटकों में भी और बाकी माध्यमों में भी 3 तरह के इस्तेमाल बहुत होता है। एक होता है हिंदी, जो शुद्ध हिंदी हम कहते हैं, जो बिल्कुल संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, उसका उच्चारण का एक तरीका है, जो आप चाहे महाभारत देखें, रामायण देखें, अंधा युग देखें नाटक में, और बहुत सारे ऐसे हैं, आषाढ़ का एक दिन, और बहुत सारे ऐसे नाटक है जिनमें शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का इस्तेमाल हुआ है, उसका उच्चारण का थोड़ा सा तरीका अलग है। ऐसे हिंदुस्तानी जो आमतौर पे हम बोलते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, आंचलिक शब्द, लोकल लैंग्वेज के शब्द सारे आ जाते हैं, जो गड्ड-मड्ड है, उसका बोलने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, जो आमतौर पे मॉडर्न प्लेस में या आमतौर पे जो बाकी माध्यमों में आमतौर पे इस्तेमाल होती है। और एक उर्दू है, जिसमें टर्किश, पर्शियन, अरबिक शब्दों का इस्तेमाल बहुत सारा है, बहुत सारे शब्द हैं उसमें समाहित। लेकिन उसका भी बहुत बार इस्तेमाल होता है। हमारे बहुत से नाटक हैं जिनमें उसको बोलने का तरीका एक अलग होता है, उसके थोड़े से नियमों में परिवर्तन होता है, जैसे तुगलक अगर आप नाटक कर रहे हो या इस तरह के और नाटकों में जो है, और ऐसी कई फिल्में भी अगर आप देखेंगे जिनमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। तो इन 3 तरह की भाषाओं का, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी आम बोलचाल में बोली जाने वाली, इन तीनों के थोड़े से नियमों में परिवर्तन है उनको सुनने का, लेकिन बेसिक ये समझना है, स्टैंडर्ड हिंदी आपको इससे समझ में आ जाएगी, फिर बाकी हिंदी में आपको समझ में आने लगेगा कि स्टैंडर्ड से कितनी जुदा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये है, और बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगर कुछ सवाल हैं तो अब लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वक्त हो रहा है। तो मैं अभी यूट्यूब खोल के देख रहा हूँ, अभी कोई सवाल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शुरू से देखता हूँ। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूछ रहे हैं नुक्ते वाले ख और बिना नुक्ते वाले ख की इंग्लिश स्पेलिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, वो कोई स्पेलिंग में अभी तक अंतर कोई नहीं है, लेकिन आमतौर पे कई बार नुक्ते वाले में कैपिटल एच लगा देते हैं या कैपिटल के लगा देते हैं, कुछ अलग अलग है। इसका अगर आपको अच्छा सा किस तरह से रोमन में उर्दू लिखी जाए, उसके लिए आप मेरे ख्याल से रेख्ता साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सहायता होगी। और है ना, और इसके अलावा एक व्यक्ति कोई कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, और सवालों को अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं और अभी है तो आप लोग देख सकते हैं। 2020 का एनएसडी एग्जाम कब तक होगा, वो अभी जल्दी आपको पता चल जाएगा। आप सब जानते हैं कि सारी चीजें थोड़ी बहुत अभी रुकी हुई हैं, और मुझे लगता है सवाल लोगों के कम हैं और तारीफ अधिक है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हाँ, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा है कि नीचे के दांतों के बीच में छेद होने की वजह से आने वाली समस्या को कैसे साधा जाए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जो आपको जिसका मतलब जिसका निवारण हम नहीं कर पाएंगे, जिसका निवारण डॉक्टरों के पास ही होता है हालांकि। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, नीचे के दांतों की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायलॉग बोलते वक्त क्या माइंड में रखना चाहिए हिंदी में। देखिए, डायलॉग बोलते वक्त तो बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप पहले अगर आप जबान पे पकड़ लेके आएंगे, जो भी भाषा में आप काम कर रहे हैं उसमें आप अगर पकड़ लेके आएंगे तो आपके लिए बाकी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी।
एक्टिंग तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। डायलॉग बोलते वक्त कोई भी आप संवाद अदा करते हैं तो वो पूरा एक्टिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका दायरा उसके लिए है। और एक ही सवाल को बहुत दफा, हाँ, एक पूछ रहे हैं, मोहित पूछ रहे हैं, क्या नाटक में सभी कैरेक्टर के उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैरेक्टर, मैं जैसा कि मैंने कहा कि कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि शुद्धता क्या है और शुद्धता होती क्या है। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में अगर शुद्ध हिंदी का उच्चारण हम देखें तो सबसे करीब शुद्ध हिंदी का उच्चारण शायद आकाशवाणी की न्यूज में होता है, और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसका मानक है, उसके सिद्धांत है, उसके नियम है, उसके तहत ही वो बोला जाता है। जो 1 से लेके 100 तक की गिनती है वो हर जगह अलग अलग तरीके से बोली जाती है, लेकिन अगर आप आकाशवाणी में सुनेंगे तो हर कोई समाचार वाचक हर गिनती को सेम तरीके से बोलता है, क्योंकि उसमें नियम है, उस नियम के तहत है। इसी तरह राजभाषा विभाग हमेशा वर्तनी में भी क्या क्या चीजें होती हैं उसके लिए भी अलग अलग गाइडलाइंस और बुक्स निकालता रहता है। तो वो तो एक स्टैंडर्ड हिंदी की बात हो गई, लेकिन क्योंकि हम अभिनेता हैं, हम अलग अलग तरह के चरित्र करते हैं और हर नाटक में अलग अलग तरह के चरित्र होते हैं, तो शुद्धता बहुत ही ज्यादा, जिसको कहना सब्जेक्टिव है अभिनेता के तौर पे। और इसके अलावा और सवाल ढूंढ रहा हूं मैं, क्योंकि कई लोगों ने एक ही सवाल को 20-20 बार पोस्ट कर दिया है, ऐसा लग रहा है। अब एक सवाल एक किसी ने पूछा है कि वह देखो या वो देखो, कौन सा सही है? देखिए, वो बोलने के दो तरीके हैं अलग अलग। शुद्ध हिंदी में वह देखो, बट आमतौर पे हिंदुस्तानी में वो देखो, यह देखो या ये देखो, तो वो आमतौर पे आप हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, एक बोलचाल की भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो ये और वो का ही इस्तेमाल करें। लेकिन वो और वे में कंफ्यूज ना हो, वे एक प्लूरल है और वो एक सिंगुलर है, समझ रहे हैं? तो कभी भी वह लिखा हो और आप वो बोलना चाहते हैं तो वे ना बोलें, वे अलग से ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि वो प्लूरल साउंड है। और इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे यह लगता है कि कई लोगों का सवालों का जवाब आ जाएगा। ऐसे तो बहुत ही अधिक एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप सिंपली पढ़ने का अभ्यास करें। पहले तो इस चीज को ढंग से समझें, सारी साउंड्स को करेक्ट प्रोनाउंस करना सीखें, फिर उनको जोड़ के कैसे शब्द बन रहे हैं उसके पे बातचीत करें, सोचें। लेकिन पहला यह है कि जब आप डिक्शन के तौर पे अभ्यास कर रहे हो, एक वो अभ्यास डायलॉग डिलीवरी का नहीं कर रहे, आप उच्चारण का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें जो जो स्पीच के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे पिच, पेस, वॉल्यूम वगैरह, उसको ज्यादा वेरी ना करें। आप एक फ्लैट पढ़ने की कोशिश करें। और सबसे पहली चीज है कि आप जो आमतौर पे जो बोलते हैं, आपकी गति मान लीजिए 1 मिनट में 60 शब्द बोलने की है, 60 वर्ड्स अ मिनट आप अगर बोलते हैं या 50 वर्ड्स अ मिनट बोलते हैं, तो आप जब डिक्शन का अभ्यास कर रहे हो तो उसको 2 से 3 से भाग दे लीजिए, 15 वर्ड अ मिनट बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि स्पष्टता से, धीरे धीरे ठहराव से आपको आभास होगा कि जबान कहाँ आ रही जा रही है और वो साउंड सही से जा रही है क्या। तो वो साउंड आप अपने कान पे वापस सुनिए कि आपने क्या बोला है। उसका पहला ये है। एक्सेंट रिडक्शन के लिए भी आप अगर अपना पेस कम करेंगे तो बहुत हेल्प करता है। और एक और हमारी कमी होती है आमतौर पे, जिसको स्कैनिंग और रीडिंग कहते हैं। हम बचपन में पढ़ा करते थे, अब हम पढ़ते नहीं हैं, अब हम स्कैन करते हैं। तो बचपन में जब मैं पढ़ना सीख रहा था तब मैं पढ़ा करता था, अभी मैं स्कैन करता हूँ। पढ़ना जब बचपन में सीख रहा था तो पढ़ता था कि राम राम घर जा काम कर, इस तरह से पढ़ता था।
लेकिन अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, अभी मैं पूरा शब्द पहचानता हूँ, पूरा शब्द पहचानता हूँ और स्कैन करता हूँ। तो ये स्कैनिंग से घाटा होता है। वो घाटा क्या होता है कि जिस शब्द को मैं बोलता आया हूँ वो वही बोलूंगा, चाहे वो अभी मैं जो सारे नियम जानने के बाद पढ़ूं तो हो सकता है कुछ अलग पढ़ूं, लेकिन मैं सीधा पहचान के उसको पढ़ूंगा। तो उस शब्द की जो शक्ल है उससे जो मैं आज तक सुनता आया हूँ वही पढ़ूंगा, उसको तोड़ के नहीं पढ़ूंगा। तो आप सबसे पहले ये स्कैनिंग की आदत को फिर से हटाइए और उसको फिर से रीडिंग की आदत को शुरू कीजिए, जैसे कि आप बचपन में पढ़ना सीख रहे थे। तो एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को तोड़ के पढ़िए। उसके लिए एक सहायता के लिए बड़ा सिंपल सा मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ किताब उल्टी पकड़ लें, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे पकड़ लें, तो भी आपको पहचानने में टाइम लगेगा। तो किताब को उल्टा करके पढ़ना का अभ्यास कीजिए, तो शायद वो स्कैनिंग की जो आदत है, और स्कैनिंग जो हमें पुराना बचपन की जो उस इमेज का जो ध्वनि है वो बार बार रिप्रोड्यूस करने की के लिए मतलब बाध्य कर देता है, उससे हमें शायद मुक्ति मिले। तो ये एक एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हैं। और अभी फिर से ले रहा हूं जी। मैंने अभी रवि आनंद पूछ रहे हैं कि शंकर वाले श और षटकोण वाले श में क्या फर्क है। वो मैंने बताया था, जो श है शंकर वाला, वो श मूर्धन्य है, तालु के जस्ट पीछे टंग जाती है और वहां पे रगड़ पैदा होती है, समझ रहे हैं आप। और श जो है वो थोड़ा गहरा है, टंग थोड़ी रोल्ड बैक होके पीछे जाती है, पीछे तालु में, तो वो श थोड़ा गहरा है, ये फर्क है। लेकिन दोनों के दोनों ही श और श दोनों की दोनों ही संघर्षी ध्वनियां है। ओके, और मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ और आप लोग भी बने हुए हैं, बहुत शुक्रिया। तो देख रहा हूँ कि कोई सवाल हो जो नए हो, और ऐसा सवाल हो जो ज्यादा लोग पूछ रहे हो और उनका एक साथ में जवाब दे पाऊं, तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा था कि कौन सा पढ़ा जाए। काफी सवाल एनएसडी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। वो सवालों के जवाब हमारे बाकी सेशंस में मेरे ख्याल से दिए जा चुके हैं, और अभी और आगे आने वाले सेशंस में भी दिए जा सकते हैं। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पे ही रहें तो बेहतर होगा। ये कह रहे हैं कि सर डिक्शन का ख्याल रखते वक्त पिच और वॉल्यूम को कैसे संभाला जाए। मतलब वो डिक्शन तो पहले मैं कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि डिक्शन का अभ्यास करते वक्त पिच और वॉल्यूम को ज्यादा वेरी ना करें, ताकि आपका पूरा ध्यान उस पे लगा रहे, बोलने पे, कि सही उच्चारित हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी जब फाइनल आपको अपना प्रस्तुति देनी है या रिहर्सल करनी है, तब तो आपको सभी चीजों का करना होगा। ये खाली अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका अभ्यास करते हैं तो। उसके अलावा मैं कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करके देख रहा हूँ, अगर कुछ छूट गया हो तो। एक कह रहे हैं कि श क और श के संयोग से बनता है। ये क और श के संयोग से नहीं, मतलब ये शंकर वाला श लिखा है इन्होंने, उस वाले से नहीं बनता है, ये षटकोण वाले से बनता है। तो गहरा वाला क श वो है। और इसके अलावा एक कैरेक्टर
के लिए ज्यादा हेल्पफुल हिंदी है या उर्दू? नहीं, दोनों हेल्पफुल है। मतलब आप हिंदी और उर्दू एक ही बहनें हैं, और हम लोग जो भी करते हैं काम, उसमें हमेशा दोनों के ही अल्फाज आते हैं, दोनों के शब्द आते हैं, पढ़ते हैं। आप आप ये नोटिस करेंगे कि ये एक ही भाषा है एक तरह से देखा जाए तो, कि दोनों भाषाओं में व्याकरण समान है, जिसको कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ऑलमोस्ट समान है, सिर्फ शब्दों का फर्क है। शब्द आते जाते रहते हैं इधर उधर, लेकिन व्याकरण तो समान ही रहता है। तो असली में कोई भाषा होती है तो भाषाविद कहते हैं, लिंग्विस्ट का कहना है कि भाषा असल में शब्द नहीं होते, भाषा असल में उसका व्याकरण होता है। क्योंकि हर भाषा का व्याकरण, वाक्य विन्यास, वो उस भाषा की खासियत होता है। शब्द तो बहुत सारी चीजों के जरिए आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, नए शब्द जुड़े जा सकते हैं, और कई शब्द छूटते जाते हैं वक्त के साथ साथ, और बहुत कारण होते हैं उनसे शब्दों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो खासियत है, जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा अटकी रहती है, वो, और जो मूलतः वो चीज है, ये भाषाविदों का कहना, मेरा नहीं। कि लेकिन मेरा मुझे एग्री करता हूँ कि वो असली में मूलतः है भाषा, व्याकरण और उसका वाक्य विन्यास होता है। तो हिंदी और उर्दू का ऑलमोस्ट सेम है, तो हमें वो समान ही है। तो और दोनों वो तरह के उच्चारणों पे हमें पकड़ होनी चाहिए। सर बहुत सी बात, सर जब मैं बोलता हूँ, अंकित बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत सी बार सामने वाले को समझ नहीं आता, जल्दी जल्दी बोलने पर शब्द की गूंज अंदर ही रह जाती है। इस बारे में बताएं। मैं यही कह रहा था अंकित, आप जो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप 1 मिनट में एवरेज 50 वर्ड्स अ मिनट बोलते हैं, तो आप उसको 15 वर्ड्स 20 वर्ड्स अ मिनट कर दीजिए, अभ्यास के तौर पे। जो दोस्त बोलते हैं बोलने दीजिए, आप ठहर ठहर के आराम से बोलिए। आपको खुद को भी अननेचुरल लगेगा शुरुआत में, लेकिन कोई बात नहीं, आप करिए वो अभ्यास, चाहे अकेले में करिए, चाहे कुछ करीबी दोस्तों के साथ करिए। और पर अपनी पेस ऑफ स्पीकिंग 50 वर्ड्स अ मिनट अगर है, या 60 वर्ड अ मिनट है, जो भी है आपकी, उसको आप उसको उसको आप 2 या 3 से भाग दे दीजिए, है ना। और लाइंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या किया, लाइंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या किया जाए, वो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वही पूरे एक्टिंग आ जाती है इसमें, पूरा स्पीच। कल अभी हेमा मैम की अगर आपने क्लास देखी होगी, तो उसमें बहुत सारा इस पे बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया है। अगर नहीं देखी है तो आप इसी में पहले जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं एक डिक्शन के जरिए कहना चाहूंगा कि जैसा मैं बात कर रहा था कि व्यंजन और स्वरों में मूलतः फर्क ये है कि व्यंजन बहुत कठोर है, ठहरे हुई चीज लगती है साउंड के ध्वनि विज्ञान के तहत, और स्वर थोड़े से फ्लूइड हैं, घूमते फिरते हैं। तो स्वरों के जरिए इमोशन अधिक व्यक्त किया जा सकता है, और व्यंजनों के जरिए, कॉन्सोनेंट्स के जरिए विचार अधिक किए जा सकते हैं। आमतौर पे ख्याल और एहसास, दो ही तो चीजें होती है ना। तो एहसास में आपको स्वर सहायता करेंगे, और व्यंजन में आपको वो वो सहायता करेंगे, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो आप जब भी अभ्यास कर रहे हो, तो आप ये देखें कि वो उस संवाद में ये किस तरह का है, इसमें भावनाएं अधिक से उत्पन्न है, या इसमें ख्याल ज्यादा कन्वे करना है। तो अगर आप भावनाओं पे है, तो आप स्वरों पे थोड़ा अधिक ध्यान दें एक बार अभ्यास के तौर पे। और व्यंजन और अगर बहुत ही वैचारिक है, कोई समझाने की चीज है, कोई वैसा है, तो कॉन्सोनेंट्स को पकड़ के चलें और उस तरह से अभ्यास करके देखें। ये मैं डिक्शन की अप्रोच तो यही बोलूंगा, और इससे बहुत मतलब मीनिंग में आपको सहायता मिल सकती है। और
दक्षिणा शर्मा कह रही हैं, नाटकों में उच्चारण की स्पष्टता के ऊपर जितना अधिक ध्यान दिया जाता है, फिल्मों में वो कम देखने को मिलता है। कई बार फिल्मों में अभिनेता की उच्चारण साफ नहीं होता। क्या ये सही है? ऐसा क्यों है? मुझे लगता है नाटकों में उच्चारण की स्पष्टता पे ध्यान देने का पहला कारण संभवतः ये है क्योंकि हमें इतने सारे लोगों तक पहुंचना है और आखिरी रो तक, जैसा कि कहते हैं, पहुंचना है। इसलिए हर पूरे जो शब्द है उसका पूरा चित्रण होना चाहिए, उसका ध्वन्यात्मक चित्रण होना चाहिए, इसलिए, और पीछे तक उसका प्रोजेक्शन भी होना चाहिए। इस वजह से उसकी जरूरत है। लेकिन फिल्मों में बाकी जगह बिल्कुल डबिंग भी की जा सकती है। आप माइक आपके बिल्कुल ही यहाँ चिपका होता है, तो वो उसकी उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है और उसको बाद में सफाई की जा सकती है। हालांकि मेरा ये नहीं मानना है कि फिल्मों में सफाई कम देखने को मिलती है। गलतियां फिल्मों में भी देखने को मिलती हैं, नाटकों में भी देखने को मिलती हैं। तो लेकिन हाँ, उच्चारण की स्पष्टता के ऊपर नाटकों में अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है संभवतः, और वो जाहिर है क्योंकि वो एक एक बिल्कुल लाइव आर्ट है और इतने सारे लोगों के तक आपको पहुंचना होता है और कोई भी टेक्निकल सहायता नहीं होती कि आपकी छोटी भी चीज, छोटा सा शब्द या कोई अक्षर वहां तक आखिरी रो तक पहुंच पाए। तो इसलिए उसमें बहुत जरूरत है। और हिंदी साफ करने के लिए कौन से नाटक पढ़ना चाहिए, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं अलग तरह से देना चाहूंगा कि भाषा में पकड़ के लिए आपको हर तरह का पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आज आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि 3 तरह की भाषाओं का जरूर पढ़ें। कि हिंदुस्तानी का कुछ पढ़ें, जैसे अगर नाटकों में उदाहरण देना चाहूं तो अगर हिंदुस्तानी भाषा आम बोलचाल की भाषा है तो तेंदुलकर साहब के जो ट्रांसलेशन है उनको पढ़ें, या मोहन राकेश जी के आधे अधूरे, या इस तरह के जो जो मॉडर्न प्ले हैं जिनमें आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उनको पढ़ें। एक वो प्रकार हो गया। एक शुद्ध हिंदी का प्रकार हो गया जो संस्कृत निष्ठ है, वो उसको पढ़ें, जैसे अंधा योग हो गया या आषाढ़ का एक दिन हो गया, और भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इसके अलावा आप उर्दू को पढ़ने के लिए आप तुगलक पढ़ें, आप कैद हयात पढ़ें, और इस तरह के बहुत सारे आपको उसके भी उदाहरण मिलेंगे। तो ये तीनों प्रकार के नाटकों को आप पढ़ें, उससे आपकी सफाई होगी। तीनों प्रकार के नाटकों के अलावा मैं हर प्रकार में 3 प्रकार की चीजें भी पढ़ें। आप सिर्फ लेख भी पढ़ें जिसमें कोई भावना नहीं है, तो वो सिर्फ एक फ्लैट रीडिंग के लिए। आप एक संवाद भी पढ़ें जो कि जिसमें जिसमें बहुत अदा करना है आपको, ख्याल और भावनाएं दोनों। और आप कविताएं भी पढ़ें, तो कविताएं भी आपको ये तीनों प्रकार की मिल जाएंगी। आपको लेख भी ये तीनों प्रकार के मिल जाएंगे, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी के आपको लेख भी मिल जाएंगे। तो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी के लेख भी पढ़ें, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी की कविताएं भी पढ़ें, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी के आप नाटक भी पढ़ें। तो ये तीनों प्रकार के मैं 3 प्रकार पढ़ें तो वो सहायता करेगा। और आप नोटिस करेंगे कविताएं पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कविता में अगर आपने गलत मात्रा लगाई, छोटी को बड़ा बोला, बड़े को छोटा बोला, तो उससे होगा क्या कि वो लय से उतर जाएगी। तो आप सही उच्चारण करने के लिए कविताओं का अभ्यास बहुत जरूरी है। ओके, अब इसके अलावा कोई और एक आखिरी सवाल लेता हूं, उसके बाद निशा तिवारी फिर पूछ रही है, सर कभी कभी लोग वह को वो की जगह वेह पढ़ते हैं। देखिए, इसको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। शुद्ध हिंदी निष्ठ में तो, संस्कृत निष्ठ में तो वह ही पढ़े, लेकिन आमतौर पे वो पढ़े, लेकिन वे नहीं है, उसका वे प्लूरल है। और इसके आगे चलें। ओके, काफी हिंदी भाषियों पर अगर मुझे कोई दूसरे डिक्शन वाला करेक्टर करना हो
तो मुझे किस तरह की रिसर्च करना होगा। हाँ, ये एक सवाल है जिसका जाते जाते जवाब देना चाहूंगा कि मैं अगर हिंदी भाषी हूँ और मुझे ऐसा चरित्र करना है, मान लीजिए कि वो बंगाली है और बंगाली कैसे हिंदी बोलता है, वो मुझे करना है। ये इस तरह का सवाल है शायद इनका, अक्षय कुमार का। तो मैं एक उदाहरणार्थ बंगाली बोल रहा हूँ, कोई और भी चरित्र हो सकता है जो अलग भाषा का हो लेकिन हिंदी बोल रहा होगा, क्योंकि नाटक हिंदी में है इसलिए। तो वो हिंदी कैसे बोलेगा? तो आमतौर पे हम लोग ऐसा क्या करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा उसका मिमिक्री कर देते हैं, तो उसकी मजाक हो जाती है। और मुझे लगता है किसी भी भाषा की मजाक नहीं बननी चाहिए। मजाक अगर हमको करनी है तो कोई 100 तरीके हैं वो, लेकिन किसी भाषा की मजाक ना करें। तो हम उसका कैरिकेचर ना करें और उसको किस तरह से पोर्ट्रे करें कि वो रियलिस्टिक लगे और वो मजाक भी ना बने। उसके लिए एक चार्ट आप बना सकते हैं जिसको बोलते हैं फोनेटिक कंपैरिजन चार्ट, कि आप ये जो सारी वर्णों को आप लिख लीजिए हिंदी के, और किसी एक बांग्ला व्यक्ति के पास जाइए और उससे पूछिए कि इसे पढ़े आप, तो वो हर वर्ण को किस तरह से पढ़ता है उसको आप लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि बांग्ला भाषी हो सकता है आ को बोल रहा हो ओ आ, तो आपको ये समझ में आएगा कि अ की जगह ओ करना है रिप्लेस। ऐसे ही आपको ये समझ में आएगा कि वो 3 प्रकार के स को एक ही प्रकार का श बोल रहा है, तो आपको ये होगा कि अच्छा, सादा स तो आना ही नहीं है यहाँ पे। इस तरह से आपको बहुत सारे ये मिलेंगे, वो सारे अक्षरों के। तो ये फोनेटिक कंपैरिजन चार्ट बनाइए, पूरा डायलॉग बुला के भी देख सकते हैं, लेकिन पहले इसको बनाइए तो वो आपको कैरिकेचर से दूर ले जाएगा ये फोनेटिक कंपैरिजन चार्ट, और आपको उसके करीब ले जाएगा, उसके पोर्ट्रेयल के करीब ले जाएगा, जो उस भाषा की मजाक नहीं बनाएगा। तो वो करिए। इन्हीं वर्णाक्षरों को आप किसी बांग्ला भाषी जो अभिनेता ना हो और जिसे बहुत ज्यादा हिंदी का आभास ना हो, ऐसे व्यक्ति से पढ़वाइए और लिखिए हर अक्षर को वो क्या प्रोनाउंस कर रहा है। फिर उन नियमों का इस्तेमाल करते हुए आप आगे डायलॉग्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी जो चीजें हैं, लय, वो किस तरह की रिदम है, किस तरह का वो तेवर है, वो पकड़ना अभिनेता का भी अलग तरह का काम है, लेकिन मैं उच्चारण के लिहाज से यही बताना चाहूंगा कि तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जुड़े हमारे इस सेमिनार से, आज तक के सभी सेमिनार से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं जाते जाते आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि कल से इसी वेबिनार सीरीज का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, जो कल से शुरू होने वाला है। आप यहीं पे आए और अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स में आपको इसकी इत्तला दी जाती रहेगी। और ये जो कल से शुरू होने वाला पार्ट 2 है, वो 1 जून तक चलेगा। तो आप लोग उसका भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। थैंक यू।